हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन विलयन। लास्ट क्लास में दोस्तों हम असामान्य अनुभार की बात कर रहे थे, तो उस वीडियो को आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं। असामान्य अनुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान की बात कर रहे थे अपन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं इसको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। ये टॉपिक चल रहा था हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मैंने कहा था मोलर द्रव्यमान मतलब अनुभार। मैंने कहा था मोलर द्रव्यमान दो तरह का, एक बताया था प्रेक्षित या प्रायोगिक। ध्यान करो, प्रेक्षित या प्रायोगिक मतलब जो प्रयोगों से ज्ञात हो वो मोलर द्रव्यमान या वो अनुभार। और एक बताया था मैंने सैद्धांतिक, या कह दूं इसको परिकलित, या इसको कह दो आप अनुमानित, एक ही बात है, जो फॉर्मूलों से ज्ञात हो है। एक मोलर द्रव्यमान जो प्रयोगों से ज्ञात हो वो तो प्रेक्षित हो गया, और एक फॉर्मूलों से ज्ञात हो वो सैद्धांतिक हो गया। अच्छा, अगर कोई विलेय है उसका प्रेक्षित और सैद्धांतिक अनुभार भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अनुभार या मोलर द्रव्यमान है, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान विलेय का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से अलग प्राप्त होता है। तो ये प्रेक्षित या प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान ही क्या कहलाएगा? असामान्य मोलर द्रव्यमान। और ये कौन सा होगा? सामान्य। मतलब ऐसे कह सकता हूं मैं, अगर मोलर द्रव्यमान प्रेक्षित अलग आ रहा है और सैद्धांतिक अलग आ रहा है, तो सैद्धांतिक तो है सामान्य मोलर द्रव्यमान और प्रेक्षित कौन सा है? असामान्य मोलर द्रव्यमान। फिर एक बात कही थी, याद करो, मैं लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसको याद दिला रहा हूं। विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है या अनुभार है ना, ये अगर विलेय का वियोजन होता है, अगर विलेय का संघनन होता है, विलेय का वियोजन, कोई विलेय टूट जाता है या विलेय संघनित होता है, विलेय के अणु जुड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रेक्षित और सैद्धांतिक अनुभार अलग अलग आते हैं। सही है। और जो प्रेक्षित अनुभार आएगा वो कहलाएगा असामान्य अनुभार। विलेय अगर ऐसा है जिसका वियोजन या संघनन होता है तो ये दोनों अलग अलग होंगे, और विलेय ऐसा है जिसका ना वियोजन होता हो ना संघनन, तो उसके प्रेक्षित और सैद्धांतिक दोनों अनुभार कैसे आएंगे? समान आएंगे। क्लियर? तो विलेय अगर कोई ऐसा है जिसका वियोजन या संघनन होता हो, तब प्रेक्षित अनुभार जो है वो सैद्धांतिक अनुभार से भिन्न प्राप्त होगा, और वो प्रेक्षित अनुभार कहलाएगा असामान्य अनुभार। क्लियर? अच्छा, एक बात और कही थी, यदि विलेय का वियोजन घटता है, विलेय का वियोजन होता है, विलेय टूटता है, वियोजन मतलब विलेय टूटता है, यदि विलेय का वियोजन होता है तो टूटेगा तो अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या बढ़ेगी। विलेय का वियोजन होता है तो विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो विलेय का अनुभार घटेगा। क्योंकि आपको पता ही है, मोल का फॉर्मूला होता है मोल बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। तो मोल और अनुभार व्युत्क्रमानुपाती हैं। विलेय टूटता है तो उसके मोल बढ़ेंगे, मोल बढ़ेंगे तो उसका अनुभार घटेगा। और यदि विलेय संघनन होता है, विलेय के कण जुड़ते हैं, तो उसके मोल घटेंगे, अनुभार बढ़ेगा। अच्छा, फिर एक बात आई थी, बानठाफ गुणांक। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, लास्ट वीडियो को देखो, उसमें ढंग से समझाया गया है हर चीज़। आगे बढ़ते हैं। बानठाफ गुणांक की बात चल रही थी, या बानठाफ कारक, और इसका सिंबल था आई। हाँ, विलेय की विलायक में वियोजन या संघनन की मात्रा को दर्शाने के लिए, निर्धारित करने के लिए जो गुणांक दिया गया वो गुणांक था बानठाफ गुणांक। मतलब कोई विलेय है वो विलायक में वियोजित या संघनित होता है, तो विलेय की विलायक में वियोजन की मात्रा या संघनन की मात्रा को दर्शाने के लिए, निर्धारित करने के लिए जो गुणांक दिया गया वो गुणांक क्या कहलाता है? बानठाफ गुणांक। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता गया था। तो
तो हम कह सकते हैं कि बानटाफ गुणांक क्या है? विलेय की विलायक में वियोजन या संगुणन की मात्रा को, सीमा को निर्धारित करने के लिए जो कारक दिया गया वो कारक कहलाता है बानटाफ गुणांक। सही है, यहां तक मैं आपको समझा गया था। अब आगे सुनो, कुछ मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, ये आपको याद रखने हैं। आई, बानटाफ गुणांक ज्ञात करने के फॉर्मूले। आई का एक फॉर्मूला तो ये होता है सामान्य अनुभार, अनुभार मतलब मोलर द्रव्यमान, बटे असामान्य अनुभार। सामान्य मतलब सैद्धांतिक, ध्यान कर लो, इन शब्दों को पकड़ो। सामान्य मतलब सैद्धांतिक, परिकलित, जो फॉर्मूलों से निकले। सामान्य अनुभार बटे असामान्य अनुभार, ये करना है, जिससे आई ज्ञात हो जाएगा, बानटाफ गुणांक निकल आएगा। जैसे मान लो कोई विलेय है और उसके दो अनुभार हैं, एक सामान्य और एक असामान्य। समझ गए? अगर विलेय का, आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यदि विलेय का आयनन या संगुणन होता है तो उसके दो अनुभार होंगे, एक तो होगा एक सामान्य और एक असामान्य। सामान्य होगा सैद्धांतिक, असामान्य होगा प्रायोगिक या प्रेक्षित। तो सामान्य बटे असामान्य अनुभार करना है, आपको आई ज्ञात हो जाएगा। या एक फॉर्मूला हो सकता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सामान्य अनुभार का मतलब हो गया, सामान्य मतलब सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार। समझ गए क्या मेरी बात है? अरे सामान्य है वो सैद्धांतिक अनुभार ही तो है। तो आई ज्ञात करने का एक सूत्र तो ये हो गया। सही है। आई ज्ञात करने का दूसरा सूत्र, सूत्र नंबर 1, आई ज्ञात करने का सूत्र नंबर 2। ये सूत्र आपको, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सही है। आई ज्ञात करने का दूसरा सूत्र, एक बात बताऊं, कोई अणुसंख्यक गुणधर्म है, सही है, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो विलेय के अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कोई भी, देखो आपने जैसे देखा परासरण दाब पाई बराबर CRT फॉर्मूला था। CRT को कैसे खोल सकते हैं? पाई बराबर N/VRT। सांद्रता मोलरता है, इसको खोल दिया विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अब विलेय के मोल को कैसे खोल सकते हो? बाई बराबर विलेय के मोल को खोल सकते हो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार, नीचे B आ जाएगा RT। अब एक बात बताओ, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती तो हैं, है अणुसंग गुणधर्म और कौन, और विलेय का अनुभार। सही है। जब ये अणुसंग गुणधर्म है तो हम दो और फॉर्मूले भी बना सकते हैं। कैसे? प्रेक्षित, देखो यहां पर प्रेक्षित अनुभार नीचे है पर अब उल्टा आएगा ऊपर। प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंग गुणधर्म। आई ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो आपने आई निकाला, मेरी बात ढंग से सुनना, आई निकाल, अब ऐसे दूसरे तरीके से समझो, आपने पाई निकाला, एक पाई तो आपने ऐसा निकाला, बड़े ध्यान से सुनना, पाई मतलब परासरण दाब। एक पाई तो आपने ऐसा निकाला जिसमें आपने प्रेक्षित अनुभार काम में लिया, तो वो तो पाई कौन सा हो गया? प्रेक्षित। मतलब ये परासरण दाब तो होगा प्रेक्षित, जो प्रयोग से गिरा ज्ञात हुआ। और एक परासरण दाब में आपने सैद्धांतिक अनुभार काम में लिया, तो दूसरा परासरण दाब ये हो गया, ये वाला सैद्धांतिक वाला। अब अपन को आई ज्ञात करना है तो अपन इससे भी तो ज्ञात कर सकते हैं। प्रेक्षित अणुसंग गुणधर्म में सैद्धांतिक अणुसंग गुणधर्म का भाग दे दो, आ जाएगा। उल्टा क्यों चल रहा है इन दोनों से? देखो यहां पर अनुभार वाले में सैद्धांतिक ऊपर है, प्रेक्षित नीचे, यहां पर प्रेक्षित ऊपर है, सैद्धांतिक नीचे, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कोई भी अणुसंग गुणधर्म जो होता है वो अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कोई सा भी। जैसे मैं परासरण दाब समझाया, तो प्रत्येक अणुसंग गुणधर्म विलेय के अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए
इनसे जस्ट उल्टे फॉर्मूले आ रहे हैं ये, या आप डायरेक्ट याद कर लो। आई के दो फॉर्मूले हो गए, आई बराबर सामान्य अनुभार बटे असामान्य अनुभार, या कह लो सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित। सामान्य मतलब सैद्धांतिक, असामान्य मतलब प्रेक्षित। आई का दूसरा फॉर्मूला हो गया प्रेक्षित अनुसंग गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अनुसंग गुणधर्म। ठीक है, अब देख लो, आप समझ लो ढंग से। आई का तीसरा फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला वियोजन या संगुणन के पश्चात प्राप्त विलेय के कणों की संख्या संगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त विलेय के कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व प्राप्त विलेय के कणों की संख्या। तो इस तरह से भी हम आई निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने NaCl के 1 मोल लिए प्रारंभ में, और बाद में NaCl के 1 मोल से कितने कण हो गए? 2 मोल। 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। तो वियोजन या संगुणन के पश्चात विलेय के कणों की संख्या हो गई 2 मोल, और संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या 1 मोल। तो आई का मान आ जाएगा 2 है। वियोजन या संगुणन के पश्चात 1 मोल से कितने कण हो गए? 2 मोल। तो कणों की संख्या हो गई 2 मोल, और पहले कितनी थी? 1 मोल। तो 2/1 मतलब यहाँ पर आई का मान कितना आ जाएगा? 1। तो बांटाप गुणांक ज्ञात करने के अपने पास 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा काम आने हैं। एक तो है, ध्यान इन्हें ढंग से याद कर लो, सामान्य अनुभार बटे असामान्य, मतलब सामान्य का मतलब सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित अनुभार। सही है। दूसरा, प्रेक्षित अनुसंग गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अनुसंग गुणधर्म। और तीसरा, यहाँ पर कोई भी अनुसंग गुणधर्म आ सकता है, जैसे प्रेक्षित अनुसंग गुणधर्म, जैसे पाई प्रेक्षित, परासरण दाब प्रेक्षित बटे परासरण दाब सैद्धांतिक है। क्वथनांक में उन्नयन प्रेक्षित बटे क्वथनांक में उन्नयन सैद्धांतिक। या ऐसा आ सकता है हिमांक में अवनमन प्रेक्षित बटे हिमांक में अवनमन सैद्धांतिक है। या वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन प्रेक्षित बटे वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन सैद्धांतिक। तो आई के मेन ये 3 सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम आई ज्ञात कर सकते हैं। और भी बताऊंगा आपको आई के सूत्र पर, अभी आपको ये तीनों सूत्र याद करने हैं। तो आई के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डाल करके इन तीनों सूत्रों को आप ज्ञात कर लो। तीनों सूत्रों को नोट करो इन्हें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। वीडियो को पॉज करके लिख लो, फटाफट लिखो। अब मेरी बात सुनो ढंग से, ये फॉर्मूले आपके याद हो गए। अब आगे सुनो। देखो, यदि विलेय का वियोजन या संगुणन होता हो,
बात को सुनना, मैं लिख देता हूँ स्टॉल लगा करके, और इस बात को आप दिमाग में गांठ बैठा करके, खूब गांठ बांध करके लिख लेना, याद कर लेना। यदि विलेय का सुन लेना खूब ढंग से, वियोजन या संगुणन होता है, मतलब विलेय कोई ऐसा है जो जिसका वियोजन मतलब या तो वो टूटता है या उसका संगुणन होता है, या वो जुड़ता है। यदि विलेय का वियोजन या संगुणन होता है तो निम्न सूत्रों से अनुसंक गुणधर्म ज्ञात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इधर, पहला अनुसंग गुणधर्म आपने पढ़ा था, बांसदाम में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था, याद कराता हूं। पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी, वो किसके बराबर था? एक्से के, और एक्से को हमने लिखा था एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तनु विलयन के लिए बात हो रही है, बगल में लिख देता हूं एन ए लेस देन एन बी है, इसलिए नीचे मैंने केवल एन बी लिखा है, नहीं तो आना चाहिए था यहाँ पर बराबर एक्स ए, और एक्स ए खुलता एन ए बटे एन ए प्लस एन बी में। मैंने नीचे का एन ए क्यों हटा दिया? क्योंकि एन ए बहुत कम है, तनु विलयन के लिए तो पढ़ रहे हो। अच्छा, अब ये आपके पास फॉर्मूला है, आपने ये पढ़ा है, क्या ज्ञात करने का है? बांसदाम में आपेक्षिक अवनमन। अब इसमें आई का गुना हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले की सहायता से आप बांसदाम में आपेक्षिक अवनमन निकालोगे। यहाँ आई का गुना हो गया, ये कब गुना होगा आई का? फिर कह रहा हूं, यदि विलेय का वियोजन या संगुणन होता है तो। लड़का कहता है तो क्यों? देखो, विलेय का वियोजन या संगुणन होता है तो आपको पता ही है, विलेय का मैंने आप थोड़ी देर पहले कहा है, अनुभार बढ़ता या घटता है? विलेय का वियोजन या संगुणन होता है तो आपको पता ही है, विलेय के अनुभार में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है। तो विलेय के अनुभार में जब गड़बड़ होती है तो हमें यहाँ पर आई काम में लेना पड़ता है, ताकि हमें, अरे विलेय का अनुभार असामान्य हो जाएगा ना उस समय, तो उसको वापस सही करने के लिए यहाँ आई का गुना करना पड़ेगा हमें। इतना बुद्धि मत लगाओ, सिंपल भाषा में कहूँ, यहाँ पर आई का गुना होगा यदि विलेय कैसा है जिसका आयनन, वियोजन या संगुणन होता हो। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, अगर आप ज्ञात करो जैसे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी, फॉर्मूला क्या था? के बी इंटू मोललता, ये फॉर्मूला था। अगर विलेय ऐसा है, मोललता के लिए सिंबल एम स्मॉल एम लिख देता हूं, विलेय ऐसा है जिसका वियोजन या संगुणन होता हो तो इस फॉर्मूले में भी आई का गुना हो जाएगा, आई मतलब बांटाप गुणांक का। और विलेय ऐसा है जिसका आयनन या संगुणन का नहीं होता है तो फिर आई का गुना नहीं होगा। दिमाग लगा लो, फॉर्मूलों में आई कब आएगा? इनमें जब विलेय का क्या होता हो? वियोजन या संगुणन। विलेय का वियोजन या संगुणन नहीं होता है तो इन फॉर्मूलों में आप आई का यूज नहीं करोगे। तीसरा फॉर्मूला, हेमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर क्या बन जाएगा? आई के एफ इंटू मोललता। और चौथा फॉर्मूला परासरण दाब का, पाई बराबर क्या बन जाएगा? आई सी आर टी। मतलब वो जो फॉर्मूले आपने अनुसंग गुणधर्म में पढ़े थे वे सब मैंने थोड़े से चेंज कर दिए हैं। अगर विलेय का वियोजन या संगुणन होता है तो ये सब आएंगे। सही है? सही है क्या? क्लियर कर लो। तो इनको ऐसे के ऐसे नोट करो, फिर आगे समझाता हूं।
लिखो इन्हें, फिर आगे समझाऊंगा। जल्दी वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब एक बात सुनो। हाँ, अब लड़के के दिमाग में एक बात चल रही होगी, साहब आपने कहा अगर विलय ऐसा है जिसका वियोजन या संगुणन होता है तो फॉर्मूलों में आई लगेगा, और विलय ऐसा है जिसका वियोजन या संगुणन नहीं होता है तो फॉर्मूलों में आई नहीं लगेगा। हमें कैसे पता लगेगा कि विलय का वियोजन या संगुणन हो रहा है? तो अब इस बात को भी थोड़ा सा, इस पर भी थोड़ा सी मैं प्रकाश डाल जाता हूं। देखो आदर, देखो ढंग से, जल में निम्न विलयों का वियोजन होता है। मतलब विलायक तो जल है, ठीक है, निम्न विलय का वियोजन होता है। अब ये विलय कौन कौन से हैं? लवण, अम्ल, क्षार। ये आपने सुना हो तो। लवण, अम्ल, क्षार जो होते हैं वो सभी जल में टूटते हैं। अगर विलय लवण है तो लवण है, जैसे NaCl है तो वो जल में Na+ और Cl- में वियोजित होगा, टूटेगा। विलय कोई अम्ल है HCl तो वो जल में टूटेगा H+ और Cl- में। विलय कोई क्षार है तो वो भी जल में टूटेगा। मतलब मैं एक बात कहता हूं, अगर विलायक जल है और विलय अगर कोई लवण, अम्ल, क्षार है तो वो जल में क्या होगा? वियोजित। विलय को देखना, विलय कोई लवण, अम्ल, क्षार दे रखा है तो उसका वियोजन होगा, और वियोजन होगा और आप कोई अनुसंग गुणधर्म ज्ञात करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला आई वाला प्रयोग में लोगे। क्लियर? दूसरी बात साहब कौन से का? हाँ भाई, जल में निम्न विलय का वियोजन नहीं होता है। जल में निम्न विलय का वियोजन नहीं होता है। जैसे अब बात है साहब, जल में कौन कौन का वियोजन नहीं होता है? सही है, तो जल में प्रोटीन वियोजन या संगुणन, दोनों ही लिख देता हूं। निम्न विलय का वियोजन या संगुणन नहीं होता है। प्रोटीन हुआ है, ग्लूकोज हुआ, ये सब विलय तो है। सुक्रोज, पानी में सुक्रोज डाला अपन ने, सुक्रोज मतलब चीनी है, तो इनका ना तो वियोजन होगा, ना ये टूटेंगे, और ना इनका संगुणन होगा, ना इनके अणु जुड़ेंगे। सही है। एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल आ जाए, एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, कुछ भी आ जाए, यूरिया, सही है, आदि। तो आप एक चीज देखो ढंग से, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। ग्लूकोज कार्बनिक यौगिक है, C6H12O6। सुक्रोज कार्बनिक यौगिक है, एल्कोहल कार्बनिक यौगिक है, यूरिया कार्बनिक यौगिक है। तो सीधी सी बात कहूँ, अगर जल में कोई कार्बनिक यौगिक डाला जाए तो उसका ना तो वियोजन होगा, ना संगुणन होगा। सही है। तो जल में लवण, अम्ल, क्षार डालें तो उनका वियोजन होगा। तो यहां तो फॉर्मूला आएगा काम में अनुसंग गुणधर्म करने के लिए आई वाला। जल में अगर कोई प्रोटीन, ग्लूकोज, सुक्रोज मतलब कोई कार्बनिक यौगिक अगर डालें तो उनका ना तो वियोजन होता है, ना संगुणन होता है। तो वहां पर जैसे तुम्हें परासरण दाब ज्ञात करना है, यूरिया का विलयन है और आपको परासरण दाब ज्ञात करना है, तो वहां ये फॉर्मूला काम आएगा। और ऐसे ही कहूं किसी लवण का विलयन है और उसका परासरण दाब ज्ञात करना है, तो वहां ये फॉर्मूला काम आएगा। दोनों जगह देख लो। यूरिया का पानी में विलयन है तो ये फॉर्मूला, क्योंकि यूरिया का ना वियोजन होता है ना संगुणन, आई होगा ही नहीं, या आई का मान 1 होगा, ऐसे कह लूं मैं।
अगर विलेय कोई लवण है, अम्ल क्षार है, तो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम आएगा। जो बात कह रहा हूं इनको दिमाग में गांठ बांधो, नहीं गलती करोगे आप बहुत तगड़ी इस टॉपिक में। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल व बेंजोइक अम्ल। मैंने ये 3 अम्लों का नाम लिया, ये ध्यान रखो। ये अम्ल जो हैं ये कार्बनिक अम्ल हैं। जैसे फार्मिक अम्ल ये होता है HCOOH, फार्मिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। एसिटिक अम्ल ये है, ये एसिटिक अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये भी। और बेंजोइक अम्ल ये होता है बेंजीन वलय, इससे जुड़ा होता है COOH। मैंने तीनों बना दिए, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल व बेंजोइक अम्ल। क्लियर? इन्हें मिटा रहा हूं मैं तुरंत। का बेंजीन विलायक में ध्यान रखना इन बातों को, संगुणन होता है। इसका मतलब अगर इनमें से कोई भी विलेय हो, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, और विलायक बेंजीन है, तो बेंजीन में इनका संगुणन होता है। जैसे मान लो विलेय है फार्मिक अम्ल और विलायक है बेंजीन, तो फार्मिक अम्ल के अणु आपस में जुड़ते हैं, फिर उनका मतलब क्या होता है, वहाँ पर संगुणन होता है। सही है? तो संगुणन के लिए ये बात याद रखें। और ऊपर वाली ये बातें लिख रही हैं ये वियोजन के लिए हैं। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रटी होनी चाहिए, आपको इन्हें नोट करें। नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये चैप्टर के अपन लास्ट में बिल्कुल अब है ना। अब आगे बढ़ता हूँ, लिख लिया होगा ये आपने, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। अब आगे सुनो। देखो इधर अब 2 टॉपिक और हैं। एक तो वान टॉफ गुणांक I, ठीक है, व वियोजन की मात्रा एल्फा के मध्य संबंध है। अब I और एल्फा में क्या संबंध है ये ज्ञात करेंगे अपन। टॉपिक समझ गए? टॉपिक ये हो गया I और वियोजन की मात्रा एल्फा के मध्य संबंध। मान लो वियोजन की मात्रा है एल्फा, सही है? क्लियर? अब इनके मध्य संबंध निकालते हैं। तो एक बात सुनो पहले, संबंध निकालने से पहले। यदि कोई विद्युत अपघट्ट है, यदि किसी विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट मान रहा हूं मैं ए। विद्युत अपघट्ट का मतलब क्या है? विद्युत अपघट्ट का मतलब है लवण अम्ल क्षार से। ध्यान रख लेना, विद्युत अपघट्ट किन्हें बोलते हैं? लवण अम्ल व क्षार, ये विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं।
और आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, लवण अम्ल क्षार जो हैं वो जल में वियोजित होते हैं। यदि किसी विद्युत अपघट्ट का मतलब समझ गए, लवण अम्ल क्षार के वियोजन से यदि किसी विद्युत अपघट्ट के वियोजन से उत्पाद के, सही है, यदि किसी विद्युत अपघट्ट के वियोजन से उत्पाद के n मोल बनते हैं, ठीक है, कोई विद्युत अपघट्ट है A, उसके वियोजन से उत्पाद के कितने मोल बनते हैं, n मोल। इसको समीकरण का रूप देता हूं। जैसे आपने कोई विद्युत अपघट्ट लिया A, तो उसका वियोजन हुआ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, है। किसी लवण अम्ल क्षार का वियोजन होना, कैसी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय। तो A के वियोजन से मान लो उत्पाद B के कितने मोल बने, n। यही कहना चाह रहा हूं। किसी विद्युत अपघट्ट A तो कोई वैद्युत अपघट्ट है। वैद्युत अपघट्ट मतलब यहां पर कोई विलेय है, ये विलेय है। विलेय पर कौन है, वैद्युत अपघट्ट, और उसके वियोजन से उत्पाद बना B, पर उत्पाद के कितने मोल बने, n। तो यहां देखो, यहां वियोजन ही तो रहा है, 1 मोल। इसका मतलब ये है 1 मोल A से B के n मोल बन रहे हैं। 1 मोल से n मोल बनना मतलब वियोजन। n मोल से 1 मोल बन रहा होता तो संगुणन। यहां तक समझ गए। 1 मोल A से, A कौन है, विलेय है, A कौन है, वैद्युत अपघट्ट है। 1 मोल A के वियोजन से B उत्पाद है, उसके n मोल बन रहे हैं। क्लियर। अच्छा, प्रारंभ में सांद्रता इसकी माना कितनी, 1, माना 1 मोल, मतलब प्रारंभ में A 1 मोल लिया है, और प्रारंभ में B तो होगा ही नहीं, क्रियाकारक ही होता है, प्रारंभ में उत्पाद थोड़ी होता है, सही है, हैं। साम्य पर आपको पता ही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें कुछ समय बाद क्या आ जाएगा, साम्य पर सांद्रता 1 मोल में से मान लो इसका x मोल वियोजित हो गया। इसकी सांद्रता प्रारंभ में 1 थी और इसकी सांद्रता प्रारंभ में 0 थी। 1 में से कितनी सांद्रता वियोजित हो गई, अल्फा। वियोजन की मात्रा अल्फा ही तो है। लवण 1 मोल लिया था, 1 मोल में से मान लो वो कितना टूट गया, अल्फा टूट गया, उसकी वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो ये कितना बनेगा, n अल्फा। क्लियर कर लो। B कितना बनेगा, अरे इसके 1 मोल से n मोल बनता है, इसके यही तो है, 1 मोल से A के 1 मोल से इसके n मोल बनते हैं। अगर A के अल्फा मात्रा नष्ट हुई, वियोजित हुई, तो ये n अल्फा ही तो बनेगा, है। 1 से n बनता है तो अल्फा से n अल्फा नहीं बनेगा क्या, समीकरण जमा लो। 1 मोल से कितना बनता है, अल्फा, सॉरी 1 मोल से कितना बनता है, n, तो अल्फा से कितना बनेगा, n अल्फा। सही है, यहां तक क्लियर। अच्छा, तो वियोजन ये तो है प्रारंभ में सांद्रता, ये एक तरह साम्य नहीं मानो तो ऐसा मान लो वियोजन के पश्चात सांद्रता। इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको समझने के लिए। वियोजन के बाद सांद्रता, प्रारंभ में सांद्रता इतनी थी, वियोजन हो गया, इसके अल्फा मोल वियोजित हो गए, और इसमें से A में से जब इसका 1 मोल में से अल्फा गए तो कितना बनेगा, ये n अल्फा। अरे इसके 1 अणु से इसके n अणु बनते हैं, इसका अल्फा अणु वियोजित होगा तो इसके n अल्फा अणु ही तो बनेंगे, सही है। अब मैं एक बात बता मुझे, वियोजन के पश्चात विलेय के कुल मोल कितने हैं, मुझे तो इतना बता दो, वियोजन के पश्चात विलेय के कुल मोल कितने हैं। प्रारंभ में 1 मोल है, वियोजन के पश्चात, इसको मोल ले लो आप, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। प्रारंभ में मोल और वियोजन के पश्चात मोल, इजी कर रहा हूँ मैं। प्रारंभ में 1 मोल, इसके 0 मोल, वियोजन के पश्चात एक में से अल्फा मोल वियोजित हो गए, ये n अल्फा बन गए। वियोजन के पश्चात विलेय के कुल मोल कितने हैं, कुल मोल निकालें तो इन दोनों को जोड़ देंगे,
1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। क्लियर। वियोजन के पश्चात विलेय के कुल मोल। अच्छा, वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व विलेय के कुल मोल कितने हैं बताते चलो। वियोजन से पूर्व तो हमने विलेय का 1 मोल लिया था, ये लिख रहा प्रारंभ में मोल, विलेय का 1 मोल लिया था वियोजन से पूर्व। अब मैं आपसे कहता हूं, सही है, कि आप आई ज्ञात करो। आई का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, वियोजन के पश्चात विलेय के कुल मोल बटे वियोजन से पूर्व कुल मोल। ध्यान आ रहा है क्या? लिख रहा है आपके में आई ज्ञात करने का फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वियोजन के पश्चात कुल मोल या कुल कणों की संख्या, मोल कण ही तो होते हैं, अरे मोल कणों की संख्या ही तो होती है। वियोजन के पूर्व कुल कणों की संख्या। अच्छा, आई बराबर वियोजन के पश्चात कुल मोल कितने हैं या कुल कण कितने हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा बटे में कितना करूं, 1। 1 को लिखना जरूरी है क्या? नहीं है बटे में 1 लिख लो। 1 से क्या हो रहा है? तो आई और एल्फा के बीच में एक संबंध आ गया, ढंग से देख लो। आई बराबर क्या आ गया, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। तो ये काम करो, पहले इसको मैं समझाऊंगा आपको। ये यहाँ तक लिख लिया, इसको हेडिंग डाल लेना, फिर इसको ऐसे कैसे ही आप नोट करो। आई का निकाल लो फॉर्मूला, जैसे मैंने लिखा है इसी तरह से इसको कंप्लीट करो। आई और एल्फा के मध्य संबंध निकाला है मैंने, ये आपके सामने। करो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, आज ये वीडियो, आज ये चैप्टर लास्ट करना है। अब इसके न्यूमेरिकल ले जाएंगे पीछे, न्यूमेरिकल। हाँ भाई, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट करें, फिर आगे समझाता हूँ आपको। हाँ भाई, अब एक बात देखो, लड़के को मैं इसमें सिंबल बताता हूँ, उन्हें समझने की कोशिश करे। आई क्या है? लड़के ने कहा ये फॉर्मूला आ गया, ध्यान देना। आई बराबर लड़का कह देता है कि साहब ये तो बानठाप गुणांक है। मैंने बिल्कुल राइट। एल्फा क्या है? लड़का कहता है कि एल्फा साहब वियोजन की मात्रा है। मैंने बिल्कुल गुड, बिल्कुल सही। इसमें एन क्या है मुझे तो कोई ये बता दे। इंटेलिजेंट लड़का अगर दिमाग से पढ़ रहा है तो ये बता दे कि इसमें एन क्या है। आई और एल्फा के मध्य आपको संबंध मिल गया। आई मतलब बानटाप गुणांक और वियोजन की मात्रा के मध्य आपको संबंध मिल गया। आई बराबर है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। आई आप जानते हो बानटाप गुणांक, एल्फा आप जानते हो वियोजन की मात्रा। एन क्या है? एन का जवाब लड़कों पर नहीं दिखता है। अगर ढंग से देखो एन क्या है। यदि विलेय का प्रारंभ में 1 मोल लें और उसका वियोजन 100% हो, विलेय का प्रारंभ में कितना मोल लें? 1,
और विलय का वियोजन कितना हो 100%, मतलब अल्फा कितना हो 100%। 100% का मतलब 1 है, अल्फा 100% है मतलब 1 है। अल्फा 50% इसका मतलब अल्फा कितना 0.5। अरे विलय का प्रारंभ में 1 मोल ने और विलय का वियोजन 100% हो रहा है, मतलब 1 में से 1 मोल वियोजित हो रहा है, तो अल्फा का मान 1 ही तो हो गया। बड़े ध्यान से सुनो, प्रारंभ में विलय का 1 मोल लिया, उसका वियोजन 100% है, 100% का मतलब हो गया अल्फा 1। 50% का मतलब अल्फा कितना 0.5। 40% का मतलब 0.4। मतलब 1 मोल विलय लिया था मैंने प्रारंभ में और उसमें से 1 मोल वियोजित हो गया, तो अल्फा का मान आप 1 रखोगे तो उत्पाद n प्राप्त होगा। मैं सिंपल भाषा में कहूं n क्या है, यदि विलय 1 मोल लेते हैं तो प्राप्त विलय 1 मोल लें और उसका 100% वियोजन हो तो प्राप्त अल्फा का मान 1 हो जाएगा। तो प्राप्त उत्पाद के मोल n कहलाते हैं। जिस उत्पाद के 5 मोल बने तो n का मान कितना बन जाएगा 5। विलय 1 मोल लेना है, उसका 100% वियोजन हो तो विलय का 1 मोल लेना है और उसका 100% वियोजन हो, तो ऐसी स्थिति में उत्पाद के जितने मोल बनेंगे, जैसे उत्पाद के 4 मोल बने तो n का मान हो जाएगा 4। सही है, बड़ी कठिन बात कही मैंने। n क्या है, इधर और दोबारा से क्लियर करता हूं, देखो ढंग से। n का मान नहीं रख पाओगे आप। i का फॉर्मूला रट लिया आपने, i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। n क्या है? अच्छा, मैंने पूछा NaCl के लिए विलय मान लो NaCl है, n का मान बता दो मुझे कितना आएगा। लड़का कहता है अभी समझाया आपने, NaCl का 1 मोल लें। मैंने की बिल्कुल बात, प्रारंभ में उत्पाद कौन बनेंगे जाते, उत्पाद बनेंगे Na प्लस और Cl माइनस। इसका प्रारंभ में 1 मोल लें तो प्रारंभ में 0 और 0। सीधा कहूं, इसके 1 मोल से इसके प्रारंभ में कितने मोल, 1 मोल लिया तो प्रारंभ में ये 0 और 0। 1 में से इसका कितना मोल वियोजित हो गया 1 मोल, तो 1 मोल ही तो इसका बनेगा और 1 मोल ही तो इसका बनेगा। 1 NaCl से इसके 1 मोल बनेगा और इसका 1 मोल लिया और 1 मोल वियोजित हो गए। अरे 1 NaCl से Na प्लस 1 Cl माइनस 1, तो उत्पाद कितना मिला, उत्पाद के कुल 2 मोल मिले, तो n का मान 2 हो जाएगा। 1 मोल NaCl से प्राप्त आयनों के मोल n हैं। शॉर्ट में कहूं तो 1 मोल विलय से प्राप्त उत्पादों के मोल, NaCl का 1 मोल लेता हूं तो उससे 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस बनेंगे, तो n का मान 2 आएगा। है CaCl2 के लिए n का मान कितना आएगा, विलय लवण ले रहा हूं 3 आएगा। 1 मोल तो इसका Ca+2 का बनेगा और इसके 2 मोल बनेंगे Cl माइनस के, तो 3। K2SO4 के लिए इससे 2 मोल तो बनेंगे K+ और 1 मोल बनेगा SO4 माइनस 2, तो उत्पाद के कुल मोल हो गए 3, तो n का मान कितना आएगा 3। H2SO4 के लिए n का मान कितना आएगा, n का मान आएगा 4। 2 मोल तो बनेंगे H+ के, है 4 नहीं 3। 2 मोल तो बनेंगे H+ के 1 मोल से और SO4 माइनस 2 का बनेगा 1 मोल। कुल मोल कितने बनेंगे 3 मोल। तो इस तरह से देख लो आप। क्षार है साहब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए n का मान कितना आएगा, इसके लिए n का मान आएगा 3। 1 मोल तो बनेगा Ca+2 और 2 मोल बनेंगे OH माइनस के, टोटल 3 मोल बनेंगे। तो इस तरह से n का मान काम में लेना है। क्लियर, इसको नोट करो।
लिख लिया? वीडियो को पॉज करो, फटाफट लिखो। एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। पहले इसको लिखो, फिर क्वेश्चन लो। पोज करके लिख लो यार, तो टाइम क्यों लगाते हो? क्वेश्चन लिखो आप। यदि NaCl का 50% वियोजन होता है तो I का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन दिया मैंने सिंपल सा समझाने के लिए। यदि NaCl का कितना वियोजन होता है? 50% वियोजन होता है तो I का मान ज्ञात करो। I कितना होगा? करो ज्ञात I। लड़के ने कहा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो। करो तो आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। वीडियो को पॉज कर दो यहीं और सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। चलो मैं ही करूँगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो उसने दिया क्या है, इधर देखो, एल्फा 50% दिया है। 50% मतलब 0.5 या 0.50, सही है, 0.50। 40% देता तो 0.40। अच्छा, n का मान कितना है? NaCl के लिए अभी पढ़ाया है, n का मान 2 गया, तो I निकाल लो। 1 माइनस 0.5 प्लस 2 इंटू 0.5। 1 माइनस एल्फा 0.5, n का मान रख दिया मैंने 2, एल्फा 0.5। करो सॉल्व। 1 में से 0.5 गया तो 0.5 प्लस 2 में से 2 इंटू 0.5 का मतलब 1, तो I का मान आ गया 1.5। ये I का मान आ गया। तो इस तरह से I निकाल सकते हैं। अब क्लियर है ना? तो कोई भी लवण, कोई भी अम्ल, कोई भी क्षार दे, उसका आपको एल्फा दे दे तो आप I निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? इसको भी नोट करो क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे वीडियो पॉज कर लिया कर यार, क्यों इंतजार कराता है? अब आगे देखो। नेक्स्ट टॉपिक, वन टॉप गुणांक। बिल्कुल उसी तरह आज थ्योरी फिनिश कर देंगे। सिंबल आई, व संगुणन की मात्रा, ये बहुत काम आता है। ये फॉर्मूला जो बताऊंगा मैं ना, एल्फा के मध्य संबंध। आपके पहले पढ़ा था I बांटाफ गुणांक व वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध। अब है बांटाफ गुणांक और संगुणन की मात्रा, दोनों का संबंध एल्फा लिया है। वियोजन की मात्रा का भी एल्फा, संगुणन का मात्रा का भी एल्फा। इधर देखो, ठीक है। यदि विलेय के, डायरेक्ट विलेय लिख रहा हूं, आपका वैद्युत अपघट्ट नहीं, विलेय के n मोल संगुणित होकर, संगुणित मतलब जुड़कर, संगुणित होकर 1 मोल उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद बनाते हैं, ये लाइन लिखी मैंने। मान लो विलेय के n मोल संगुणित होकर के 1 मोल उत्पाद बना रहे। अब क्या उल्टा है,
पहले तो क्या था, उससे पहले 1 मोल विलेय से n मोल बन रहे थे, आपके n मोल विलेय से 1 मोल उत्पाद बन रहा है। समीकरण ऐसे बना लेते हैं, विलेय वही A, इसके 1 मोल से उत्पाद बन रहा है B की पावर, ऐसे लिख देता हूं इसे, है B का 1 मोल बन रहा है, ऐसे लिखो, समझो जैसे n मोल मान लो फार्मिक अम्ल के हैं, सही है, इसको A की पावर n लिख देता हूँ, उत्पाद को ज़्यादा बढ़िया रहेगा, A की होल n मोल, मान लो इसके 2 मोल है फार्मिक अम्ल के HCOOH, और 2 से इसका 1 मोल बन रहा है, तो मतलब ऐसे तो लिखोगे इसको, अरे फार्मिक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ करके 1 अणु बना रहे हैं, सिंपल समझ लो। इधर ही देखो, n मोल लिए A के और वो के सब मोल आपस में जुड़ गए, तो 1 मोल ही तो बना, नीचे होल n आ जाएगा। अरे 5 अणु है, इसके 5 अणु जुड़ गए तो होल 5 आएगा, सही है। प्रारंभ में मोल, इसका मोल n और इसके मोल 0, सही है। प्रारंभ में इसके n मोल लिए है और इसका मोल प्रारंभ में कितना है, 0 है, सही है। किसके पश्चात, संगुणन के पश्चात, संगुणन के पश्चात मोल, सही है। तो बताओ क्या होगा, प्रारंभ में उसके मोल थे n, सही है, और n में से कितने संयोजित हो गए, n अल्फा, सही है, और ये कितना बन गया, अल्फा। बड़ी कठिन है, इसको ऐसे समझो यार, ये मैं हार्ड करने की बजाय इसको सरल करना बनाना चाहता हूं। ऐसे लिखो, पर विलेय के 1 मोल संयोजित होकर के उत्पाद बनाते हैं, ऐसे लिखो और सरल हो जाएगा। विलेय के हम प्रारंभ में कितने मोल मान रहे हैं, 1 मोल, संगुणित होकर के उत्पाद बनाते हैं। अब सही है, इसका प्रारंभ में मान लो 1 मोल लिया अपन ने, तो प्रारंभ में इसके मोल कितने हैं, 0। 1 में से कितने मोल संयोजित हो गए, अल्फा। उसी की तरह पिछले वाले की तरह, प्रारंभ में इसके 1 मोल और इसके प्रारंभ में मोल उत्पाद के 0। 1 में से अल्फा संयोजित हो गए, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा अल्फा बाई n। ऐसा समझो, n मोल संयोजित होकर के, चूंकि n मोल संयोजित होकर के कितना मोल बनाते हैं, 1। अगर मैं इसके n मोल लेता, समीकरण ये तो कह रही है n मोल 1 मोल बनाता है, तो 1 मोल संयोजित होकर के कितने मोल बनाते, 1/n। देख लो इधर, n मोल लेता मैं इसके, तो संयोजित होकर के 1 मोल बनाते, 1 मोल लेता तो 1/n बनते। अगर मैं इसके कह रहा हूं अल्फा मोल संयोजित हो रहे हैं, तो उत्पाद के कितने मोल बनेंगे, अल्फा बाई n ही तो बनेंगे, मैंने अल्फा बाई n ही तो लिखा है। भाई दोबारा समझो, समीकरण क्या कह रही है, इसके n मोल से इसका 1 मोल बनता है उत्पाद का, इसके 1 मोल से उत्पाद के कितने मोल बनेंगे, 1/n। 1 के लिए निकालोगे तो भाग दोगे, अल्फा मोल से इसके कितने बन जाएंगे, फिर अल्फा बाई n, यही तो लिखा है मैंने। अब मुझे बताओ तुम, संगुणन के पश्चात कुल मोल, गणित समझो, बुद्धि भी लगाओ, संगुणन के पश्चात कुल मोल कितने। लड़का ने कहा जोड़ दो साहब, संगुणन के पश्चात विलेय के कुल मोल हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n है। और संगुणन से पूर्व कितने मोल लिए अपन ने, विलेय के 1 मोल, है ना। संगुणन से पूर्व कुल मोल कितने हैं विलेय के, लड़के ने कहा 1, तो मैंने क्या, अब आई निकाल लो। आई का फॉर्मूला आपको पता ही है, संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या बटे संगुणन में संयोजित पूर्व कुल मोलों की संख्या, तो क्या आएगा, आई बराबर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n, ये आई का फॉर्मूला आ जाएगा।
आई का फॉर्मूला यही तो लिखाया है, संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे प्रारंभ में कुल मोल। तो 1 का भाग दोगे तो यही रहेगा। अब का देखो थोड़ा सा अंतर है, पहले फॉर्मूला था आई का, आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, वियोजन हो तो, और संगुणन हो तो एल्फा बटे एन आ जाएगा, ये है। फिर यहाँ भी वही बात, सब आई तो हम समझ गए बांटा गुणांक है, और लड़का एल्फा भी समझ गया। एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, देखो जैसे उसने कहा फार्मिक अम्ल के फार्मिक अम्ल के 2 अणु संगुणित हो जाते हैं। कितने अणु संगुणित हो जाते हैं, 2 अणु, तो एन का मान हो जाएगा 2 है। फार्मिक अम्ल के 3 अणु संगुणित होते हैं तो एन का मान कितना हो जाएगा, 3। मतलब ये है एक तरह से एन संगुणित होने वाले विलेय की संख्या, एन मोल संगुणित होते हैं। मैंने कहा फार्मिक अम्ल के 2 मोल संगुणित होते हैं तो एन का मान 2, फार्मिक अम्ल के 3 मोल संयोजित होते हैं तो एन का मान 3 हो जाएगा। सही है, ये आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, इसकोई बात नहीं है। यहां तक लिखो, इसको एक बार फ्री करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर आगे बात करूंगा, मैं इसको समझाऊंगा। और अभी पॉज करो, यहां तक नोट करो, फिर आगे बात करूंगा मैं आपसे। पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बात करूंगा आपसे। अब मेरी बात सुनो, सुनो मैं समझाता हूँ। मैंने एक बात कही थी, आपको ध्यान होता, फार्मिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल के, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बेंजीन में संगुणन दर्शाते हैं। सही है। अब मैं आपसे कहता हूँ फार्मिक अम्ल बेंजीन में द्विलक बनाता है, समझ लेना ढंग से। फार्मिक अम्ल बेंजीन में द्विलक बनाता है, इसका मतलब है कि फार्मिक अम्ल के 2 अणु मिलकर के बेंजीन का 1 अणु बनाते हैं। या ऐसे कह दूं, फार्मिक अम्ल के 2 मोल बेंजीन में 1 मोल बनाते हैं। दोबारा सुनो, फार्मिक अम्ल बेंजीन में द्विलक बनाता है, इसका मतलब फार्मिक अम्ल के 2 अणु जुड़ते हैं और 1 अणु बनाते हैं। तो फार्मिक अम्ल के 2 मोल 1 मोल बनाएंगे, तो यहां पर एन का मान आएगा 2। और मैं कहता, मान लो फार्मिक अम्ल बेंजीन में त्रिलक बनाता है तो एन का मान आता 3। तो वो भाषा जब देगा क्वेश्चन की, उससे समझ में आ जाएगा कि हमको एन का मान कितना काम में लेना है। क्लियर? तो इसको भी लिख लेना, आपको याद रहे जैसे। हाँ, तो अब इस चैप्टर को यहां फिनिश, थ्योरी फिनिश। अब हम नेक्स्ट क्लास से इसके बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पर फिर मैं आपसे कहता हूं, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले टाइम निकालो और इसकी कंप्लीट वीडियो का अध्ययन करना। तो कल आज ही जैसे ये वीडियो आएगी, और इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर की पूरी थ्योरी ढंग से क्लियर कर लेनी है, पूरा ढंग से पढ़ना है, तब बुक के क्वेश्चन करने में आपको आनंद आएंगे। नहीं तो बुक के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, मैं करूंगा और आप तमाशा देखोगे, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तभी आएगा जब आप पूरी थ्योरी को आप ढंग से क्लियर कर लेते हो। नोट करें, अब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।